हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू बिगनिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ को पढ़ेंगे और हीट इंजन पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे। तो पिछले के लेक्चर में हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसके बारे में बता देते हैं। फर्स्ट लॉ हो गया, ज़ीरोथ लॉ हो गया है, और मोलर हीट कैपेसिटी हो गई है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया है। और ये सब जानो कि आप लोग सेकेंड लॉ के पहले पढ़ने वाली जो भी चीज़ें हैं वो सब मैंने अपने पिछले 4 वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया है। वीडियो लेक्चर ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 10-12 मिनट के वीडियो लेक्चर हैं। तो प्लेलिस्ट एक उसकी अरेंज है, तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके सीरियल वाइज देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो लेक्चर की लिंक मिल जाएगी। मैकेनिक्स का रिवीजन ख़त्म हो चुका है, ऑप्टिक्स को भी मैंने इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन को बता दिया है, और मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चन भी करवाए हैं। इसको थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट करने के बाद इसके क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये सब बात हो गई पुराने वीडियोस की। अब बात करते हैं आज के लेक्चर की। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या आता है? देखो, ये स्पॉन्टिनिटी के बारे में बताता है कि मतलब कौन सी चीज़ हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है। इसके बारे में कौन बताता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। मतलब ये पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोसेस की बताता है। हर एक चीज़ देखो पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज़ पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें पॉसिबल है, कुछ पॉसिबल नहीं है। तो स्पॉन्टिनिटी के बारे में जो बताता है वो सेकंड लॉ बताता है। सेकंड लॉ बेसिकली इस पे डिपेंड है कि ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड टू हीट। सारे वर्क को हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सभी प्रकार के वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड लॉ टेल्स पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, यानी स्पॉन्टिनिटी के बारे में बताता है। लेट्स अब पढ़ते हैं हम लोग हीट इंजन की। हीट इंजन क्या होता है? तो देखिए, हीट इंजन क्या काम करता है। हीट इंजन इट कन्वर्ट हीट टू वर्क। ये काम करता है हीट को वर्क में कन्वर्ट करने का। तो देखिए, ये काम करती है इट कन्वर्ट हीट टू वर्क। ये यहाँ पे जो बोला गया हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू वर्क, लेकिन यहाँ क्या है? इट कन्वर्ट हीट टू वर्क। ये काम करती है हीट को वर्क में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सेटअप आप लोग जानते होंगे किस तरीके से होता है। सोर्स होता है एक, देखिए ये सोर्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और सिंक का टेम्परेचर कम होता है इन कंपेरेबल टू सोर्स, ठीक है। सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सिंक का टेम्परेचर कम होता है। तो जब सोर्स से Q1 हीट आती है बॉडी पे और कुछ वर्क करती है, फिर इससे Q2 हीट आती है सिंक में, तो देखिए इन लोग की हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है। इसकी भी, सोर्स की भी इनफाइनाइट है और सिंक की भी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है। तो W जो वर्क डन होगा वो Q1 माइनस Q2 होगा। Q1 माइनस Q2 यही एक इसका वर्क डन होगा। इफ़िशियंसी की बात करें तो इफ़िशियंसी मतलब कितना ज़्यादा हमारा हीट इंजन इफ़िशियंट है, मतलब कितना ज़्यादा हीट वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, उसको हम लोग आउटपुट अपॉन इनपुट से रखते हैं। आउटपुट देखो, ये वर्क हमारा आउटपुट है और इनपुट हमारा क्या है? Q1। जितनी हम सोर्स से इस पर जितनी भी हीट आ रही है ये हमारा इनपुट है। तो W अपॉन Q1, और W को हम लोग क्या लिखें? Q1 माइनस Q2। तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब Q1 अपॉन Q1 ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो इफ़िशियंसी हो जाएगी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये है एट एनी हीट इंजन, किसी भी हीट इंजन के लिए ये ट्रू है, ठीक है। केल्विन ने क्या कहा था? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ये है कि 100% इफ़िशियंसी पॉसिबल नहीं है। किसी भी हीट इंजन की 100% इफ़िशियंसी पॉसिबल नहीं है। इस बात को किसने कहा है? केल्विन प्लांक ने कहा है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं एक स्पेशल टाइप का हीट इंजन जिसे हम लोग आइडियल हीट इंजन कहते हैं, कार्नोट इंजन। देखिए, कार्नोट से ज़्यादा आइडियल कुछ भी नहीं है। कार्नोट इंजन, हीट इंजन से ज़्यादा आइडियल कोई भी हीट इंजन नहीं है। तो जितनी ये इफ़िशियंसी देता है बाकी के हीट इंजन इससे कम ही देंगे, इससे ज़्यादा इफ़िशियंसी नहीं दे सकते। ये हाईएस्ट इफ़िशियंसी वाला इंजन है जिसे हम लोग कार्नोट इंजन कहते हैं। इसका काम क्या है? हीट को वर्क में कन्वर्ट करना, ठीक है। इसमें 4 स्टेप इन्वॉल्व हैं। स्टेप नंबर 1 में आइसोथर्मल एक्सपेंशन, स्टेप नंबर 2 में एडियाबैटिक एक्सपेंशन, स्टेप नंबर 3 में आइसोथर्मल कंप्रेशन, और स्टेप नंबर 4 में एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो देखिए, ये आइडियल हीट इंजन है। तो जब आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, जब
आइसोथर्मल एक्सप्रेशन होगा तो इस केस में गैस हमारी एक्सपेंड करेगी। तो टेम्परेचर कांस्टेंट पे गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी और हीट एब्जॉर्ब बाय गैस, तो जो गैस होगी वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, इस स्टेज में Q1 हीट गैस ने एब्जॉर्ब करी और इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस क्या होती है, एक्सपेंड करती है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब गैस एक्सपेंड करती है तो वो कौन सा स्टेज होता है, तो वो होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या होता है, एडियाबैटिक हम लोग जानते हैं, प्रोसेस के बारे में हम लोग ने अपने सेकंड थर्ड लेक्चर में पढ़ रखा है कि प्रोसेस आइसोथर्मल एडियाबैटिक क्या होते हैं। एडियाबैटिक में हमारा हीट कांस्टेंट होता है, चेंज इन हीट, तो डेल्टा Q इज इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अब आइसोथर्मल कंप्रेशन क्या है, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन है कि जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपकी गैस कंप्रेस करेगी। ठीक है, इस समय गैस जो है Q2 हीट रिलीज करती है। गैस कितनी हीट रिलीज करती है, Q2, Q1 एब्जॉर्ब करेगी और Q2 रिलीज करेगी। ठीक है, Q1 जो सोर्स से आती है, ठीक है, Q2 जो सिंक में जाती है। तो ये बात हो गई किसकी, कार्नोट इंजन की। अब इसके डायग्राम को समझते हैं। तो देखिए ये डायग्राम है हमारा कार्नोट का। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो पहला मैंने पढ़ा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वो T1 से T1, देखिए इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, T1 टेम्परेचर, फिर क्या है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो ये यहाँ से इसमें एडियाबैटिक में टेम्परेचर तो चेंज होगा ही, बस हीट कांस्टेंट होगी। तो T1 से T2 ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन। उसके बाद क्या है आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर ये T2 से फिर यही T2 वाले टेम्परेचर से ही गैस कंप्रेस करेगी, किस टेम्परेचर पे, T2 पे, तो इसे कहेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन। और फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन, लास्ट में क्या है एडियाबैटिक कंप्रेशन, T2 से T1 की ओर। अब इसकी कार्नोट थ्योरम क्या है, देखिए Q2/Q1 इज इक्वल्स टू T2/T1 होता है, जिससे कि हम लोग कार्नोट थ्योरम कहते हैं। ठीक है, इफिशियंसी की बात करें तो मैंने क्या इफिशियंसी में यहाँ पढ़ाया कि इफिशियंसी 1 - Q2/Q1 होता है फॉर एनी हीट इंजन। तो कार्नोट के लिए भी क्या होगा, 1 - Q2/Q1, और हम लोग जानते हैं कार्नोट थ्योरम से Q2/Q1 किसके इक्वल होता है, T2/T1 के। तो ये इक्वल हो जाएगा 1 - T2/T1, जिसमें से T1 टेम्परेचर है सोर्स का तो ये हमेशा ज़्यादा होगा, और T2 टेम्परेचर है सिंक का तो ये हमेशा कम होगा। दो वैल्यूज़ आपको टेम्परेचर की दी जाएंगी, तो कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा कि कौन T1 है कौन T2 है। जो ज़्यादा वैल्यू होगी उसको आप डिनोमिनेटर में रख दीजिएगा, और जो कम वैल्यू टेम्परेचर की होगी उसको न्यूमरेटर में रख दीजिएगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं रेफ्रिजरेटर। देखिए रेफ्रिजरेटर जो होता है वो कार्नोट हीट इंजन का रिवर्स होता है। मतलब कार्नोट हीट इंजन क्या करता है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या करता है, विदाउट डूइंग एक्सटर्नल वर्क हीट कैन नॉट ट्रांसफ़र फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। मतलब कि अगर हमें हीट को ट्रांसफ़र करना है हॉट बॉडी की तरफ, मतलब कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में, तो हम लोग को एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो बॉडी का टेम्परेचर अगर सेम नहीं है तो किसकी तरफ हीट का फ्लो होगा। मान लीजिए आपका हाथ ठंडा है, दूसरे का हाथ गर्म है, आप दोनों हाथ मिलाओगे तो आपका टेम्परेचर नॉर्मल, यानी कि ठंडे वाले का टेम्परेचर जो है आप उसको गर्माहट, जब तक आपका हाथ गर्म उससे नहीं टच करेगा तो तब तक वो जो है गर्म नहीं हो पाएगा। तो दो टेम्परेचर, मतलब हम लोग जानते हैं सबसे सिंपल लैंग्वेज में कि हीट का फ्लो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में होता है। ठीक है, हीट का फ्लो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में होता है। बट रेफ्रिजरेटर क्या काम करती है, हीट का फ्लो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में करवाती है, यानी कार्नोट हीट इंजन का अपोजिट काम करती है। बट इस काम को करने के लिए उसे एक एक्सटर्नल वर्क की ज़रूरत होती है। जो एक्सटर्नल वर्क उसे प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी। जो हम लोग हमारे घर में जो फ्रिज होती है उसमें मतलब उसी को रेफ्रिजरेटर कहा जाता है, और उसका काम होता है कि हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र करना। तो हम लोग जो उसे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं वो एक्सटर्नल वर्क का काम करती है। ठीक है, आइडियल रेफ्रिजरेटर Q1/Q2 इज इक्वल्स टू T1/T2 होता है। जबकि हम लोग हीट इंजन यानी कार्नोट हीट इंजन में पढ़े थे, जिसे कार्नोट थ्योरम कहा जाता था, वो क्या थी, Q2/Q1
इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1। तो यहाँ देखिए उसका अपोजिट है, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। अब कार्नोट हीट इंजन में हम लोग इफिशियंसी पढ़ते हैं, बट रेफ्रिजरेटर में हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि K से रिप्रेजेंट होती है, यानी आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या होगा, उसमें आउटपुट क्या था, वर्क डन था, और नीचे इनपुट क्या था, Q1। यहाँ पे आउटपुट Q2 है और नीचे इनपुट क्या है, वर्क डन। तो आउटपुट यानी Q2 और वर्क डन Q1 माइनस Q2, तो ये Q2 अपॉन Q1 माइनस का Q1 आएगा। तो देखिए Q2 अपॉन Q1 माइनस का 1। अब ये क्या है, कोफिशिएंट आइडियल रेफ्रिजरेटर के लिए Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2 है, तो Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 माइनस का 1, यानी कि हीट डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पर। तो इट्स ऑल अबाउट रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में इतना सब हम लोग पढ़ते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, आइडियल रेफ्रिजरेटर, और ये किसका रिवर्स है ये पढ़ते हैं। क्लॉसियस का स्टेटमेंट देख देते हैं कि क्लॉसियस ने क्या कहा। तो देखिए क्लॉसियस का स्टेटमेंट ये है कि नो प्रोसेस पॉसिबल विच ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। मतलब कि कोई भी ऐसा प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है इस यूनिवर्स में जो बॉडी को कोल्ड बॉडी से, मतलब जो हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र करे। इसके लिए हमें एक एक्सटर्नल वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही रेफ्रिजरेटर का प्रिंसिपल है, लेकिन रेफ्रिजरेटर में एक्सटर्नल वर्क का काम कौन करता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो होप्स ऑफ स्टूडेंट आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने सीखा होगा कार्नोट हीट इंजन से, रेफ्रिजरेटर से और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंट्रोपी के साथ, और भी बहुत सारी टॉपिक्स को पढ़ाना अभी बाकी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।